दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। ठीक है, आपको मैंने मैक्रो का पूरा कंप्लीट पैक दे रखा है। मैंने ऑलरेडी मैक्रो की सारी वीडियोस अपलोड की हुई है। मैंने इंडियन इको की भी आपके लिए सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है पहले से। और आज जो मैं कराने वाला हूं, देखो आजकल आपका एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है ना घूम रहा है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर देखा जा रहा है पेपर में। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि इनमें से ये बताओ कि ये जो ट्रांजेक्शन जो दी हमने, ये जो नीचे जो स्टेटमेंट है, ये आपका चालू खाता में जाएगी या पूंजी खाता में जाएगी। इंग्लिश में बोलूं तो करंट अकाउंट में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ रहा है। और साथ ही साथ एक एडिशन इसके साथ ये हो रहा है कि ये बताओ ये डेबिट साइड में जाएगा या क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। चालू खाता या पूंजी खाता कहां जाएगा, ये स्टेटमेंट ये बताओ। और दूसरा डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। तो इससे रिलेटेड आज ये वीडियो बनने वाली, छोटी सी वीडियो है, पूरी देखे और आपको सारे ट्रांजेक्शन यहीं पे करा दूंगा। उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले हम पहचान करते हैं को डेबिट क्रेडिट समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले पूंजी खाता और चालू खाते के अंदर आता क्या क्या है। पूंजी खाता और चालू खाते के अंदर आता क्या क्या है, ठीक है ना। तो पहले मेरी देखो एक बात सुन लेना, आप सबसे पहले वीडियोस जाकर के देखें, चैप्टर को कंप्लीट करें। जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे उसके बाद इस चीज को करना। क्लियर? यानी आपको भुगतान शेष वाला चैप्टर आना चाहिए। अगर वो आता है तो ही आप इसको करें आगे। क्लियर? देखो, भुगतान शेष में देखो हमने पढ़ा था, एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। अगर हम चालू खाते की बात करें तो उसके अंदर तीन चीजें आती है। ये होता क्या है मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो वाला काफी लंबी हो जानी है। एक तरह से चैप्टर ही है पूरा लगभग लगभग, है ना। तो इतना लंबा हम जाएंगे नहीं, हमें सिर्फ मेन बात करनी है। चालू खाते में आएगा या करंट या फिर पूंजी खाते में आएगा, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। क्लियर है? तो बात करते हैं पहले चालू खाते की। चालू खाते में क्या क्या चीजें आती है? तो सबसे पहला आता है दृश्य व्यापार शेष। क्या आता है? दृश्य व्यापार शेष, यानी जो विजिबल आइटम है उसका बैलेंस आता है। फिर अदृश्य व्यापार शेष आता है और एक पक्षीय हस्तांतरण, जिसको हम एक पक्षीय अंतरण भी बोलते हैं, वन साइडेड जो होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो होते हैं। ठीक है ना। देखो, जो दृश्य व्यापार से यानी जिनको देखा जा सकता है, उसमें किसकी बात करते हैं? वस्तुओं का निर्यात और आयात की। इसमें बात होती है वस्तुओं के निर्यात, वस्तुओं के आयात की। क्लियर हो गया? इसमें अदृश्य में किसकी बात होती है? सेवाओं के निर्यात और आयात की। अब आप बोलोगे अदृश्य में सेवाओं के निर्यात आयात आ गया, चलो ठीक है। और एक पक्षीय अंतरण में मैंने बोला जो वन साइड होते हैं, एक तरफा होता है, जिसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वो एक पक्षीय अंतरण या एक पक्षीय हस्तांतरण होता है। क्लियर है? अगर एक्चुअल में देखा जाए तो अदृश्य के अंदर ना जो सेवाएं आती है, ये सेवाएं दो तरह की हो सकती है, कारक सेवाएं और गैर कारक सेवाएं। ध्यान से सुनो, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, बहुत आईएमपी यानी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसमें मैंने क्या बोला कि सेवाओं के अंदर दो तरह की सेवाएं आती है, कारक सेवाएं और गैर कारक सेवाएं। कारक सेवाएं वही होती है जो इनकम मेथड आय विधि आपने पढ़ी होगी ना नेशनल इनकम में, उसी की बात कर रहा है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है ना। जो उत्पादन के जो आपके जो फैक्टर्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड होती है। समझ में आ गया? उत्पादन के साधन से। तो का सेवाएं दो तरह की, कारक और गैर कारक। अगर एक तरह से देखा जाए पेपर में आए, एक पक्षीय हस्तांतरण किसका पार्ट माना जाता है? तो एक पक्षीय हस्तांतरण भी अदृश्य व्यापार से इसका ही पार्ट माना जाता है। देखो, काफी अच्छी चीज बता रहा हूं, देखो ध्यान से। पहले चालू खाते के अंदर देखो, वैसे तो तीन मदे हैं, दृश्य व्यापार शेष यानी वस्तुओं का निर्यात आयात, सेवाओं का निर्यात आयात, और एक पक्षीय हस्तांतरण या एक पक्षीय अंतरण। ठीक है ना। देखा जाए तो अदृश्य के अंदर ही तीन चीजें आती है। पहला कौन सा? कारक सेवाएं, दूसरा गैर कारक सेवाएं, और तीसरा एक पक्षीय अंतरण भी अदृश्य का ही पार्ट माना जाता है एक तरह से। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई, तीन चीजें इसका पार्ट हो गई मेन तरह से देखा जाए तो। दूसरा है पूंजी खाता। पूंजी खाते की अगर हम बात करें तो उसको इंग्लिश में कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसमें एक आता है आपका विदेशी निवेश। क्या आता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी निवेश आता है। क्लियर है? निवेश को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया फर्दर। ठीक है। पहला जो है वो है आपका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। कौन सा है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसको मैंने थ्योरी के पोर्शन में खत्म किया हुआ है। ठीक है, एफडीआई। दूसरा आता है विदेशी संस्थागत निवेश, यानी एफआईआई। इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। या इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई भी बोलते हैं। तो इस तरह से निवेश इसमें आता है। दूसरा उधार, उधार यानी हो गया लोन, बोरोविंग। ठीक है, तो लोन एक आता है, तो इन्वेस्टमेंट आ गया, एक लोन आ गया एक तरीके से। ठीक है ना। उधार भी दो तरह का हो सकता है, बाहरी वाणिज्यिक उधार और बाहरी सहायता के रूप में उधार। बाहरी सहायता के रूप में उधार, तो दो तरह के उधार हो सकते हैं। ठीक है ना। उसके अन्य भी कुछ होते हैं इसके। अन्य में एनआरआई डिपॉजिट्स, यानी एनआरआई जमाई, यानी जिसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, उनकी जमाई। बैंकिंग पूंजी, बैंकिंग पूंजी भी यहाँ पे आता है,
जिसमें हमने बोला है अदर देन एनआरआई, यानी एनआरआई जमाओं को छोड़कर। और लास्ट है अल्पकालीन व्यापार जमाएं, अल्पकालीन व्यापार जमाएं। तो एक तरह से ध्यान से देखें तो पेपर में तो इन दो के ऊपर देखा गया ज्यादातर क्वेश्चन। तो आपको याद क्या करना है कि बोरोविंग यानी जो लोन होता है उधार, और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, ये कैपिटल अकाउंट के पार्ट्स है। उसके अलावा अदर में तीन और है, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल यानी आपकी बैंकिंग पूंजी, और अल्पकालीन व्यापार जमा यानी शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ये तीन भी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट माना जाता है। तो कैपिटल अकाउंट को ध्यान से रट लो। कैपिटल अकाउंट के अंदर एक तो लोन है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक एनआरआई डिपॉजिट है, एक बैंकिंग पूंजी यानी आपका बैंकिंग कैपिटल है, और एक आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है। तो ये पांच चीजें जो है वो किसके अंदर आ रही है, कैपिटल का अकाउंट के अंदर आ रही है। इसके अलावा कुछ भी बचा वो सारा का सारा यहाँ है, यानी वस्तुएं सेवाएं एक पक्षीय अंतरण यहाँ पे है। बात समझ में आ गया। अगर कोई आपसे बोलेगा मैंने एक इंडिया ने बाहर से मशीनें खरीदी, क्या मशीन लोन है? मैंने कहा नहीं। क्या मशीन इन्वेस्टमेंट है? मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं है। तो मशीन आएगा कहाँ? यहाँ आएगा। अब बच्चा बोलता है मशीन तो एसेट्स होता है। भाई एसेट्स होता है, उससे मैं क्या करूँ? यहाँ पे मशीन जो है वो गुड्स है, यहाँ पे एसेट्स नहीं, यहाँ पे गुड्स है, ठीक है। तो मशीन यहाँ पे आएगा। वो बोलेगा मैंने बाहर से कंप्यूटर के पार्ट्स मंगाए, तो भाई कंप्यूटर कहीं यहीं लिखा है? या तो लोन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो कंप्यूटर यहाँ तो यहीं नहीं, तो यहीं आएगा सारी चीज। यहाँ पे कब आएगा कोई चीज? अगर लोन इन्वेस्टमेंट की बात होगी या फालतू के 3 पॉइंट और है इनकी बात होगी, तो ही वो कैपिटल अकाउंट होगा। तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि करंट अकाउंट में हमें क्या लेना है और कैपिटल अकाउंट में हमें क्या लेना है। बात समझ में आ गया पहले तो, ठीक है ना। अब बात करते हैं डेबिट में कैसे करेंगे और क्रेडिट में कैसे करेंगे, और कोशिश करते हैं चलो एक क्वेश्चन करके देख लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है ना। जाते जाते एक क्वेश्चन और करा के जाऊंगा। तो फटाफट से पहले इसको आप नोट डाउन करें, ठीक है। अगर पार्ट लंबा बनेगा तो मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पहले इस पार्ट को खत्म करते हैं, अगर ज्यादा लंबी लगी वीडियो तो 2 पार्ट्स में कर देंगे, ठीक है ना। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। तो अब ध्यान से देखिए आगे, ये आपकी मदे हैं इस तरफ डेबिट करना है या क्रेडिट करना है वो पहचानना में, ठीक है ना। अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए, जिनके पास अकाउंट्स है, कॉमर्स वाले बच्चे उनके लिए तो आसान है, काफी आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट पढ़ते रहते हैं। बट चलो आपको भी सिखा देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। देखो सबसे पहले वस्तुओं का निर्यात, क्या लिखा हुआ है? वस्तुओं का निर्यात, समझ में आ गया। अब वस्तुओं का निर्यात यानी हम जब माल बाहर बेचते हैं तो उससे हमें इनकम आती है। क्या आती है? इनकम। और इनकम को हम क्या करते हैं, हमेशा जो हमारी सेल होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके यहाँ पे क्रेडिट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ मैं इस पे, यहाँ नहीं जाएगा ये क्रेडिट में आएगा, क्लियर है। तो जब भी हम वस्तुओं का निर्यात करेंगे, देखो अगर हम पे पैसा आ रहा है यानी इनकम कमा रहे हैं हम, तो वो हमारे लिए क्या होती है? क्रेडिट होती है। बट अगर हमारा खर्चा हो रहा है तो खर्चा हमारा डेबिट होगा। ये क्लियर रखा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो तो हमने क्या करा, वस्तुओं का निर्यात किया, निर्यात करने से पैसा आएगा, हमने क्रेडिट में डाला है, क्लियर है। ऐसी सेवाओं का निर्यात किया देखो सेवाओं का निर्यात करना, तो निर्यात करने से इस पे भी तो पैसा ही आएगा ना, तो कहां जाएगा ये हमारा? ये भी हमारा क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो हमारे खत्म हो गए, किसका? वस्तुओं का निर्यात, और दूसरा हमारा क्या है? सेवाओं का निर्यात। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे उसके बाद हमारा है वस्तुओं का आयात। वस्तुओं का आयात, अगर हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमारा खर्चा होगा, और खर्चों को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो 2 आयात वाले होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे? डेबिट हो जाएंगे। सेवाओं के लिए भी, भी, ठीक है। सेवाओं के लिए निर्यात आयात वर्ड अच्छा लगता नहीं है, रेंडरिंग यानी प्रदान करना ये अच्छा लगता है कि हमने सेवाएं वहां से ली है या हमने सेवाएं दी है। अगर हमने सेवाएं ली है तो हमारा खर्चा होने वाला है, तो हम डेबिट करेंगे, और अगर हमने सेवाएं दी है तो हमें पैसा मिलेगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर है। इस वे में पढ़ा जाता है एक्चुअल में। तो ठीक है, मैंने 4 पॉइंट क्लियर कर दिया आपके वाले पहले 4। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एक पक्षीय हस्तांतरण। एक पक्षीय, अगर देखो अगर आपको बाहर से एक पक्षीय हस्तांतरण मिला है, दान, उपदान, या कोई बाहर से किसी ने पैसे भेजे हैं, ठीक है ना, अगर इस टाइप की चीज अगर आपको मिली है, तो अगर मिलता है, तो मैंने कहा था मिलता है तो क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे एक पक्षीय हस्तांतरण में ध्यान रखना, अगर आपको मिला है, क्या आपको मिला है तो क्रेडिट में डालना। बट अगर आप दे रहे हो यानी वो जा रहा है, दे रहे हो तो डेबिट में आएगा, क्लियर है। तो अगर एक पक्षीय हस्तांतरण अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए खर्चे टाइप का है, तो वो आपके लिए कहां जाएगा? डेबिट में। और अगर आपको मिल रहा है तो क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट हम इनकम के लिए पर्पज से पढ़ा रहा हूं अभी आपको, क्लियर हो गया। देन उसके बाद अगला बढ़ते हैं, विदेशों से ऋण। अब ऋण की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक जो पहले के स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंट थे वो सारे चालू खाते के थे,
किसके थे? चालू खाते के थे। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो आ रहा है ऋण। ऋण हमारा किस में आता है? पूंजी खाते में। पहली बात समझ में आ गई? तो पूंजी खाते में। और विदेशों से ऋण है। अब बाहर से अगर हमें ऋण मिल रहा है, अब बात को समझना, ये सारा कॉन्सेप्ट अलग है, ये एसेट्स लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो बाहर से अगर आपको ऋण मिल रहा है, विदेशों से ऋण, तो आपका क्या हो गया? वो लोन हो गया। और लोन भी हमारा बेटा क्या होता है? क्रेडिट होता है। यानी अगर अकाउंट की भाषा में बताऊं तो रेवेन्यू, कैपिटल, आपका लोन जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके? ये क्रेडिट में होते हैं, ठीक है ना। और एसेट्स, उसके साथ एक्सपेंस, एसेट्स और एक्सपेंस क्या होते हैं? हमारे डेबिट होते हैं। क्लियर है? तो लोन हमारी लायबिलिटी की हमें फ्यूचर में वापस देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। तो हमारा देखो क्या, विदेशों से ऋण, लोन लिया, तो लोन को मैं क्या करूंगा? लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बच्चे। क्या होती है? क्रेडिट होती है। बट अगर आप विदेशों को ऋण, उल्टा उनको पैसा दे रहे हो, उनको पैसा दे रहे हो, तो वो आपकी एसेट्स होती है। एसेट्स का घर क्या होता है? डेबिट होता है। बात समझ आ गया? देन उसके बाद विदेशों द्वारा निवेश। अगर बाहर का कोई बंदा हमारे यहाँ निवेश करता है, वो हमें पैसा दे रहा है, वो हमारे यहाँ निवेश कर रहा है, तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी फिर दोबारा मेरा एक तरह से दायित्व बन गया। लायबिलिटी मतलब दायित्व होता है हिंदी में, तो दायित्व बन गया कि मुझे बाद में कहीं वो पैसा मांगेगा तो लौटाना भी तो पड़ेगा ना। जैसे मान लो बाहर के किसी बंदे ने हमारी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो क्या एक बता, क्या वो पैसा दे दिएगा उसने? वो क्या वो कभी मांगेगा? नहीं भाई, मांगेगा ना। इसका मतलब दायित्व, लायबिलिटी है, फ्यूचर की लायबिलिटी, पैसा वापस भी करना पड़ सकता है। तो लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो विदेशों द्वारा निवेश, अगर बाहर से कोई हमारे यहाँ निवेश करता है तो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी भी क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होता है। देन उसके बाद विदेशों में निवेश, हमने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो भाई साहब हमें बेनिफिट देगा और वो हमारी एसेट्स होगी, तो हम उसको कहाँ रखेंगे? डेबिट में। क्लियर? देन उसके बाद कह रहा है विदेशी विनिमय कोषों में परिवर्तन, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को गवर्नमेंट की एसेट्स मानी जाती है। क्या माना जाता है? एसेट्स यानी परिसंपत्तियां मानी जाती है। तो विदेशी विनिमय कोष जो है वो गवर्नमेंट की परिसंपत्तियां मानी गई है। अब परिसंपत्तियां मानी गई है तो इसका मतलब मैंने क्या बोला? वो होती है हमारी एसेट्स। परिसंपत्तियां मतलब एसेट्स, और एसेट्स बढ़ती है तो मैंने बताया हमेशा डेबिट में। तो यहाँ पे याद रखना, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ बता रहा हूं मैंने, इंक्रीज, ठीक है, आप लिख सकते हो अगर वो बढ़ रही है तो वो कहां जाएगा? डेबिट में। बट अगर वो घट रही है, कोष अगर घट रहा है, तो वो जाएगा क्रेडिट में। बात समझ आ गया ना? नोट डाउन करिए फटाफट से ऐसे, ठीक है ना। और ये चार्ट आप याद कर लीजिए। अगर आप आर्ट साइड के बच्चे हो, इकोनॉमिक्स आपके पास है, तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप प्लीज ये 10 के 10 याद कर लो, इसी के अंदर से आने वाला है, आएगा इसके अंदर से, ठीक है ना। तो फटाफट से बना लीजिए। और कॉमर्स वालों को तो पता ही है रूल सारे के सारे, बट कॉमर्स वाले बच्चे भी ना एक चीज जरूर ध्यान रखें, उनके दिमाग में रहता है मशीन तो एसेट्स होती है। भाई साहब अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि मान के चलो मेरे घर पे वॉशिंग मशीन है, तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है, मैं मानता हूँ। बट अगर मान लो दुकान वाला जिसके जो वॉशिंग मशीन रखता है बहुत सारी, उसकी जो वॉशिंग मशीन उसके लिए क्या होगी? गुड्स होगी। ऐसी फर्नीचर मेरे घर पे है तो मेरे लिए वो एसेट्स है, बिजनेस में लगी हुई है तो मेरी वो एसेट्स है। मगर वही फर्नीचर वाले की दुकान पे जाऊंगा तो उसके लिए क्या? वो गुड्स है, माल है खाली, वो कोई एसेट्स नहीं है उसके लिए। टीवी की दुकान में टीवी क्या होते हैं? उसके गुड्स होते हैं। और हमारे अगर घरों में या कहीं लगा हुआ है टीवी, तो वो क्या होता है? वो एसेट्स होता है। तो एसेट्स और गुड्स में अंतर समझो। तो यहाँ पे मशीन को गुड्स माना गया है, क्योंकि आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो मशीनों का, वो गुड्स की फॉर्म में करते हो। क्लियर हो गया? आपको बस एसेट्स में किसको ध्यान रखना? लोन, इन्वेस्टमेंट, ये दो एसेट्स आपके पास, और साथ में एनआरआई डिपॉजिट, वो जो मैंने कोने में लिखी थी, बैंकिंग कैपिटल यानी जो बैंकिंग पूंजी होती है, और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट यानी अल्पकालीन जो व्यापार के जो ऋण होते हैं ना, वो लेने। ये 5 है बस आपके एसेट्स की फॉर्म में। यहाँ पे समझ में आ गया? खासकर कॉमर्स वाले बच्चे, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन करिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है सबसे पहले कि बीओपी के घाटे को कवर करने के लिए, यानी बीओपी का जो घाटा था उसको कवर करने के लिए क्या क्या आईएमएफ से ऋण लिया गया है। आईएमएफ मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। तो बाहर से ऋण लिया गया है, इसको कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो कहां जाएगा ऋण? जो होता है वो बताओ कहां जाता है? कैपिटल में जाता है या फिर वो जो पूंजी था या फिर चालू में जाता है? ये बताओ, ठीक है। इतना दिमाग में याद रखना कि चालू के अंदर की बातें तो चलो सारी चालू में ही है, बट पूंजी में 5 आइटम है। पूंजी में क्या क्या है? 5 आइटम। एक है आपका निवेश, एक है आपका ऋण, एक है आपका एनआरआई जो जमाए हैं, एक है बैंकिंग पूंजी, और एक है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट यानी अल्पकालीन जो व्यापार ऋण होता है ना, इस टाइप का। तो यहाँ पे ऋण आ रहा है, ऋण तो पूंजी में आता है, तो इसका मतलब ये जो जाएगा किस में जाएगा? पूंजी खाते में जाएगा। बात समझ आ गया? तो पूंजी खाता पूरा लिखना, पूंजी खाते में जाएगा, पूंजी खाता का पार्ट है। और आपने क्या किया? ऋण देखो क्या करा हुआ है, ऋण लिया है। तो ऋण मतलब आपने लोन लिया, लोन हमारी लायबिलिटी होती है लेने पर, ठीक है। हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो ये कहां जाएगा? आपका क्रेडिट में। बात समझ आ गया?
उसके बाद दूसरा, भारत सरकार द्वारा IMF से जो लोन लिया था ना, अब हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, रिपेमेंट या पुनर्भुगतान बोलो या भुगतान बोलो, तो मैं उसको वापस पे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ऋण बोल रहा है दोबारा से, ऋण, तो ऋण तो वही कहाँ आएगा, पूंजी खाते में ही आएगा, मगर इस बार हम उसको वापस कर रहे हैं पैसा, चल भाई ऋण, तो इसका मतलब हम अपनी लायबिलिटी कम कर रहे हैं, लायबिलिटी कम करने के लिए क्या होता है, ठीक, डेबिट हो जाएगा। तो लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, दायित्व बढ़ रहे हैं, तो क्रेडिट करना है, समझ में आ गया। बट अगर आप उनको निपटा दोगे तो वो डेबिट हो जाता है, खत्म है, खत्म होने के लिए डेबिट, तो क्रेडिट वाली आइटम खत्म होने के लिए डेबिट जाती है, डेबिट वाली आइटम खत्म होने के लिए क्रेडिट जाती है, ठीक है, रूल तो पता ही होगा थोड़ा बहुत। आगे देखिए, श्रीलंका को जूट का निर्यात, हमने जूट दिया उनको, किनको, श्रीलंका को, मसाले दिए, जूट दिया, टी दिया, जो मर्जी बोलो, तो निर्यात है, ठीक है। और जूट हमारा ना तो लोन है, ना ही ऋण है, ना ही इन्वेस्टमेंट है, आपको पता ना, निवेश कुछ नहीं है, तो उसका मतलब ये कहाँ जाने वाला है, ये वाला, ये चालू खाते में जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, चालू खाता में जाने वाला है। और उसमें भी हमने निर्यात किया है, तो निर्यात करने से पैसा आता है, ठीक है, तो क्रेडिट होगा, ये सेल हमारी, ये क्रेडिट में जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, क्रेडिट में, क्लियर। उसके बाद चीन से खिलौनों की खरीद, तो भाई खिलौने ना तो लोन है, ना ही हमारा इन्वेस्टमेंट, ना ही ऋण है, ना ही निवेश है, तो ये भी कहाँ जाने वाला है, चालू खाते में जाने वाला, मगर हमने खरीद किया तो हमारा खर्चा होने वाला है, और खर्चों को क्या करते हैं, डेबिट, बात सुन रहा है। चलो, टाटा द्वारा, यानी हमारी जो टाटा कंपनी तो हमारी इंडियन कंपनी है, बताया ना, तो टाटा द्वारा एक विदेशी कंपनी का अभिग्रहण, अभिग्रहण मतलब एक्विजिशन, टाटा ने क्या है, फॉरेन की कंपनी खरीद ली, बताओ, कंपनी खरीद ली, तो उसका मतलब टाटा ने निवेश करा है भाई, इसका मतलब टाटा ने क्या करा है, निवेश किया है, तो भाई बाहर से, बाहर की कंपनी खरीद ली, कहीं जमीन खरीद ली बाहर जाके, है ना, तो उसका मतलब टाटा ने निवेश किया, और निवेश हमारा कहाँ आता है, पूंजी खाता में, कहाँ आता है, पूंजी खाता में आता है, समझ में आ गया ना। और आपने निवेश किया है, आपने निवेश किया है, तो कहाँ जाएगा, एसेट्स बनेगी, तो एसेट्स कहाँ आएगा, डेबिट में, बात समझ आ गया ना। उसके बाद एक जापानी निवासी, यानी बाहर का बंदा था, जापान का निवासी था, उसने इन्फोसिस के शेयरों की खरीद की है। अब इन्फोसिस किसकी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, ठीक है ना, तो जापानी रेजिडेंट था, उसने इन्फोसिस यानी हमारे यहाँ के शेयर खरीदे, इसका मतलब उसने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो अगर वो पैसा निकालेगा कभी फ्यूचर में, तो हमें तो वापस करना पड़ेगा, तो हमारी लायबिलिटी होती है, ये है तो निवेश है, देखो शेयरों की खरीद किया है तो निवेश, एक तरीके से उसने हमारे यहाँ निवेश किया है, तो निवेश भी कहाँ जाएगा, पूंजी खाते में जाएगा, मगर दिक्कत है कि उसने किया है ये, तो हमें वापस भी करना पड़ेगा फ्यूचर में, यानी हमारे लिए लायबिलिटी का काम करेगा, तो ये क्रेडिट हो गया, बस में आ गया ना। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को डील किया जाता है। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए, कुछ क्वेश्चन आप नेट से कर सकते हो, कहीं और से कर सकते हो, सैम्पल पेपर होंगे तो सैम्पल पेपर आप करिए, ठीक है ना, वो जो मॉडल टेस्ट पेपर्स आते हैं ना, उनको आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपके नंबर एक भी ना कटे। मैंने अभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से रिलेटेड वीडियो भी डाली है पीछे, अभी एक आध दो दिन पहले डाली थी सर ना, 2-4 दिन पहले, वो भी आप कर लीजिए। करो का आपको पहचान नहीं है ढंग से, और उसको आपको करना चाहिए, ताकि आपका राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन भी सही जाए, और अगर कर वाला बजट के अंदर से आता है तो वो भी सही जाए, समझ में आ गया। तो प्लीज इसकी तैयारी कर लो थोड़ा बहुत, डेबिट क्रेडिट प्लीज समझो थोड़ा सा, बस देखो जो कॉमर्स वाले उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएंगे अपना भी, ठीक है, बट जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो इतना समझे कि अगर आपका खर्चा हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, वो आपका डेबिट में जाएगा। अगर आपकी इनकम आ रही है, इनकम, तो वो नॉर्मल जो इनकम आती है वो होती है आपकी क्रेडिट। एसेट्स, अगर आप निवेश करते हो कहीं, अगर आपकी एसेट्स बढ़ रही है, निवेश आप कर रहे हो तो डेबिट, वो हमारे यहाँ कर रहे हैं निवेश तो क्रेडिट। इस तरह से लोन आपने दिया है किसी को, आपने दिया लोन, ठीक है ना, तो वो आपके लिए एसेट्स का काम करता है तो डेबिट रहेगा। बट अगर किसी ने आपने लोन लिया है किसी से तो लायबिलिटी बन जाती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, इतना डीप मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, अभी की छोटी सी क्लास थी। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।